तो ये जो हमारा पार्ट है हिंदी का, ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले क्वेश्चन 32 तक कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी भाषा का टॉपिक, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो किस विषय के बारे में बताया गया है आर्टिकल 351 में? हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के विकास के लिए बताया गया है। तो ये हमने कल भी बहुत अच्छे से देख लिया था, दोबारा देख लेते हैं। संघ की राजभाषा के लिए कौन से अनुच्छेद में बताए गए? अनुच्छेद 343 में। राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष बाद और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत, ये बताया गया है अनुच्छेद 344 में। प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 345 से लेके अनुच्छेद 347 तक। एचसी और एचसी की भाषा ये बताया गया है अनुच्छेद 348 से लेके अनुच्छेद 349 तक। और हिंदी के विकास के लिए ये बताया गया है अनुच्छेद 351 में। अब इसमें एक अनुच्छेद रह गया 350। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग है, ठीक है, भाषाई, सॉरी मैं यहाँ पे भाषाई लिखना भूल गई, भाषाई यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो इनके लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, ठीक है। और दूसरा, जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, ठीक है, की नियुक्ति। और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो हमने सारे अनुच्छेद देख लिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? तो कब की गई थी पुनः संरचना? 1956 में की गई थी। और सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस को कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं हम। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22, ठीक है। तो 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ था, तो 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले 21वां संशोधन हुआ, जिससे सिंधी को मिलाया गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ, ठीक है, जिसके तत्पश्चात कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। उसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संशोधन, जिसके द्वारा बोडो, ठीक है, डोंगरी,
मैथिली और संथली को शामिल किया गया। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो कुल 14 भाषाएं थी। उसके बाद 3 संशोधन हुए, जिसमें पहले में सिंधी को मिलाया गया, फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को मिलाया गया, फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली को मिलाया गया। तो अभी कुल कितनी भाषाएं हैं? अभी कुल 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी किसका प्रचलित रूप है? खड़ी बोली का प्रचलित रूप है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, तो हम ये देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि अपभ्रंश के 6 भाग किए गए थे, जिससे हमारे पास आर्य भाषाओं की हिंदी भाषा निकली थी। अब उन हिंदी भाषाओं की कौन कौन सी बोलियां हैं वो हम देखेंगे। तो अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? एक कौरवी आती है। कौन सी भाषा आती है? कौरवी आती है। ब्रजभाषा आती है, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो बुंदेली भी है, ब्रजभाषा भी है, कन्नौजी भी है, बघेली नहीं है। तो कौन सा नहीं है पूछा था, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बघेली। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को। तो इस हिसाब ऐसे लिखो आप, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 5 वर्गों में। और इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभाषा कहा जाता है। और इस उपभाषा में टोटल 17 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। तो कौन कौन सी उपभाषाएं हो गई? तो सबसे पहले उपभाषा, ठीक है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, राजस्थानी। अब हम यहां लिखेंगे बोलियां। तो राजस्थानी की कौन कौन सी बोलियां हैं? मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी, जो कि पश्चिमी राजस्थान की है, पश्चिमी राजस्थान की बोली है। ठीक है, जयपुरी, जिसको डुडानी भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूर्वी राजस्थान की बोली है, पूर्वी राजस्थान। मेवाती और मालवी। मेवाती उत्तरी राजस्थान की बोली है और मालवी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। तो राजस्थानी होगी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जयपुरी को डुडाडी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम पश्चिमी हिंदी में आते हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? पश्चिमी हिंदी में आएगी सबसे पहले कौरवी, कौरवी या खड़ी बोली, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, फिर बांगरू या हरियाणवी। ठीक है, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये जो बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी का पार्ट है। कौन सी? कौरवी,
बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अब हम पूर्वी हिंदी पे आते हैं। तो पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बोलियां हैं? सबसे पहले अवधी, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़, ठीक है। तीन, पूर्वी हिंदी में तीन, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब बिहारी। तो बिहारी की कौन कौन सी बोलियां हैं? एक भोजपुरी, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। बिहारी में तीन बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब पहाड़ी की बात करो तो उसमें दो हैं, एक कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 5। और उन 5 वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। और उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे पास राजस्थानी। सबसे पहले कौन सी बोली है? राजस्थानी। तो राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं? कौरवी, बांग्लू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। और पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? ठीक है, तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही हमने देखा था, मगही किस उपभाषा की बोली हो गई? मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। तो बिहारी में और कौन कौन सी आती थी मगही के साथ? एक भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। पूर्वी में हमें पता है कि पूर्वी में कौन कौन सी आती थी? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ठीक है। पहाड़ी में 2 आती थी, कुमाऊनी और गढ़वाली। पश्चिमी में हमारे पास 5 बोलियां आती थी। कौन कौन सी? एक कौरवी, ठीक है, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। हिंदी में खली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। और कौन कौन सी भाषा विकसित हुई थी शौरसेनी से? राजस्थानी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, ठीक है। और खली बोली किसकी भाषा है? खली बोली पश्चिमी हिंदी की भाषा है। तो कौन सा अपभ्रंश हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 42। पश्चिमी हिंदी की 2 सही बोलियां बताएं। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती थी? कौरवी, ठीक है, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा। तो कन्नौजी तो है लेकिन अवधी नहीं है। अब अवधी कौन सी भाषा में आता है? अवधी पूर्वी का पार्ट है, ठीक है। ब्रजभाषा भी है, बघेली नहीं है। ये बघेली भी पूर्वी का पार्ट है, पूर्वी भाषा का पार्ट है। छत्तीसगढ़ी और बांग्ला नहीं, खली बोली और बुंदेली। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित कौन सी बोली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित कौन सी बोली है हमारे पास?
हमें ये बताना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ था? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था। किसका? पूर्वी हिंदी। ठीक है। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी में हमारे पास आती हैं अवधी, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बघेली। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है। अगर हम उच्चरित ध्वनि संकेत देखें तो इनकी अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। और ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? पश्चिमी हिंदी के। ठीक है। 47, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? बीजी खेर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1975 में। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका पहला सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है, भारत में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मॉरिशस के राष्ट्रपति। कौन थे? मॉरिशस के राष्ट्रपति शिव सागर। ठीक है। और उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने। उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है। दूसरा जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, पोर्ट लुइस में, मॉरिशस। ठीक है। तीसरा 1983 में हुआ था, नई दिल्ली। चौथा 1993 में हुआ था, 10 साल बाद हुआ था, ये भी पोर्ट लुइस। ठीक है। ऐसे हर साल होते आए, कुछ सालों के बाद होते आए। तो जो 11वां था, जो 11वें नंबर का था, वो 2018 में हुआ था। कहाँ पे? पोर्ट लुई में हुआ था, मॉरिशस में। कहाँ पे? मॉरिशस में। ठीक है। अब जो 12वां होगा, जो 12th होगा, वो कहाँ होगा? वो फिजी में होगा। तो ये वाला याद रखना है कि 12वां वाला अब कहाँ होगा? फिजी में होगा। और पहला वाला कहाँ हुआ था? पहला 1975 में नागपुर में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? शिवसागर। और उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। ठीक है। अब हम ये देखते हैं बोली, विभाषा और भाषा। तो बोली के बाद विभाषा आता है और विभाषा के बाद भाषा आता है। अब बोली किससे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसमें साहित्य रचना नहीं होती। तो बोली में कोई भी साहित्य रचना नहीं होती है। ठीक है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें साहित्य रचनाएं होने लगती हैं, जैसे ब्रजभाषा और अवधी। ठीक है। भाषा, साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य द्वारा सर्वमान्य रूप देता है तो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हम इसमें और भी देखते हैं कि एक भाषा के अंतर्गत
एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था सन 1889 में। किसमें? मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। किसमें किया था? मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप प्राप्त कर लेना मानकीकरण कहलाता है। उस भाषा का मानकीकरण कहलाता है। दोबारा से देखते हैं, किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप प्राप्त कर लेना मानकीकरण कहलाता है। बोली भाषा और मानक भाषा। ठीक है। तो बोली का विस्तार, जैसे बोली का क्षेत्र बहुत छोटा होता है, उसमें कोई भी साहित्य रचना नहीं होती। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उसका विस्तार ज़्यादा हो जाता है तो वो बोली से उपभाषा बन जाती है। और अगर वो जो साहित्यकार है उस उपभाषा को अपने साहित्य द्वारा एक सर्वमान्य रूप देता है और उसका क्षेत्र का विकास है, उसका क्षेत्र और हो जाता है, तो उसको भाषा कहते हैं। ठीक है। तो मानक भाषा में, मानक भाषा को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? मानक का अभिप्राय है। मानक का क्या अर्थ होता है? मानक का अर्थ होता है आदर्श, श्रेष्ठ। ठीक है। तो जब कोई भाषा इतने ऊपर उठ जाती है कि हम उसके माध्यम से किसी और भाषा को सीखते हैं, जिसे भाषा रूप का व्यवहार, पत्रचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज, ठीक है, पत्रचार हो गया, शिक्षा हो गई, सामाजिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो गया, में समान स्तर पर होता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। ठीक है। जब कोई भाषा सरकारी कामकाज, पत्रचार, शिक्षा, सामाजिक संस्कृति के रूप में परिनिष्ठित हो जाती है तो उसे मानक भाषा कहते हैं। और ठीक है, ठीक है। तो अब हम शुरू से एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितना कितना रीड किया, कितना कितना हम लोगों को याद है। ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी किस फैमिली की भाषा है? बहुरूपीय परिवार की भाषा है। हिंदी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले प्राचीन, ठीक है, फिर यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत, और इसका विकास हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है। अगर हम मध्यकालीन भाषा की बात करते हैं तो इसका विकास हुआ था 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। ठीक है। और इसमें कौन कौन सी आर्य भाषा आती है? पाली, ठीक है, प्राकृत और अपभ्रंश। फिर हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पे आ जाते हैं, जिसका विकास हुआ है 1000 ईस्वी से लेके अब तक। और इसमें कौन सी भारतीय आर्य भाषा आएगी? हिंदी, और जो भी हिंदी की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो। ठीक है। अब हम आते हैं
पाली पर। पाली को और क्या कहते हैं? पाली देश की पाली प्रथम देश भाषा, प्रथम देश भाषा के नाम से जानी जाती है और भगवान बुद्ध के द्वारा यूज की गई, भगवान बुद्ध के द्वारा प्रयोग में लाई गई। अब पाली का विकास कब से कब तक हुआ? 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, अगर हम प्राकृत की बात करते हैं तो 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। ठीक है, और ये किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई? महावीर स्वामी। अगर हम अपभ्रंश की बात करते हैं तो 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम अपभ्रंश के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? अपभ्रंश के बारे, हमने पाली के बारे में देख लिया, प्राकृत के बारे में देख लिया, अब हम अपभ्रंश के बारे में देखेंगे। अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी के बीच हुआ था और इसमें जो साहित्य आरंभ हुआ था वो 8वीं सदी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? स्वयंभू कवि के द्वारा किया गया था। और इनकी एक रचना है जिसको राम काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? राम काव्य। और इनके कौन कौन से कवि थे? स्वयंभू हो गए, धनपाल, करहप्पा, सरहप्पा। ठीक है, तो ये अपभ्रंश के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कैसे विकास हुआ है। ठीक है, तो अपभ्रंश के भेद, अपभ्रंश को हमने 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6। कौन कौन से? शौरसेनी, ठीक है, अर्ध मागधी, मागधी, खस, ब्राजर और महाराष्ट्रीय। ठीक है, ये अपभ्रंश के 6 भाग हैं जिनसे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, अब अपभ्रंश के बाद यहीं पे हमारे पास आती है अबहट्ट। ठीक है, अबहट्ट आती है। अब हम अबहट्ट के बारे में देखते हैं। अबहट्ट को हम परवर्ती अपभ्रंश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परवर्ती अपभ्रंश भी कह सकते हैं। और अबहट्ट के जो प्रमुख रचनाकार हैं वो कौन कौन से हैं, हम ये देखते हैं। ठीक है, अब अबहट्ट के प्रमुख रचनाकार कौन से हैं? अब्दुर रहमान, जिन्होंने संदेश रासक लिखी। ठीक है, और कौन है? विद्यापति, जिन्होंने कीर्ति लता लिखी। और है ज्योतिश्वर ठाकुर, और भी है बट ये अभी इतने मेन है। ठीक है, अबहट्ट हो गया। अब हम आते हैं आधुनिक हिंदी पर आए। आधुनिक हिंदी का विकास हुआ था 1000 ईस्वी से लेके अब तक। तो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब आधुनिक हिंदी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में बांटा। एक आदिकाल, ठीक है, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल, अब आदिकाल में क्या था? आदिकाल में जो प्रमुख भाषाएं थी, जो प्रमुख विशेष भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी? वो थी हमारे पास ब्रजभाषा, ठीक है, अवधी और खलबोली। तो प्रथम जो काव्य है, जो प्रथम ग्रंथ है वो ब्रजभाषा में किसका है? सुधीर अग्रवाल का। और कौन सा ग्रंथ है? किस नाम से जाना जाता है? प्रगुम्न चरित्र। ठीक है, चरित्र।
अगर हम अवधी भाषा की बात करते हैं, अभी हम आदिकाल की बात कर रहे हैं, तो प्रथम रचना कौन सी है? मुल्ला दाऊद की कौन सी? चंदायन। चंदायन या लोरकहा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंदायन या लोरकहा। खली बोली में कौन कौन से कवि थे जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं? अमीर खुसरो, नामदेव और भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आदिकाल समाप्त हो गया। अब हम आते हैं मध्यकाल। मध्यकाल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, दो पार्ट में बांटा मध्यकाल को भी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास भक्तिकाल, भक्तिकाल और फिर रीतिकाल। ठीक है, अगर हम भक्तिकाल की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम भक्तिकाल की बात करते हैं तो भक्तिकाल और रीतिकाल, चलो ये भी बाद में समझाती हूँ। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास तीन प्रमुख बोलियां थी। एक ब्रजभाषा, ठीक है, अवधी और खली बोली। ठीक है, ब्रजभाषा ब्रजभाषा थी हमारे पास। तो कौन से कवि, ब्रजभाषा को गौरवान्वित करने का श्रेय कौन से कवियों को जाता है? कृष्ण भक्ति कवियों को, कृष्ण भक्त कवियों को जाता है। और कौन कौन से वो कृष्ण भक्त कवि थे? एक तो सूरदास, ठीक है, मीराबाई, सूरदास, मीराबाई। ठीक है, और सूरदास जी ने कौन सी रचना की थी? सूर सागर। ठीक है, अगर हम अवधी की बात करें तो अवधी भाषा को गौरवान्वित करने का श्रेय किसको जाता है? प्रेम मार्गी या सूफी कवियों को। किनको? प्रेम मार्गी या सूफी कवियों को। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाले कवि कौन से हैं? सबसे पहले कुतुबन, जिन्होंने मृगावती की रचना की थी, मृगावती। ठीक है, जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की, पद्मावत लिखी। फिर मंझन, जिन्होंने मधुमालती लिखी, मधुमालती। और उस्मान। ठीक है, उस्मान ने कौन सी, उस्मान ने क्या लिखा था? चित्रावली। उस्मान ने चित्रावली लिखी। ठीक है, और अगर हम खरी बोली की बात करते हैं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में क्या हुआ था? इसका जो केंद्र था, ठीक है, वो उत्तर से हटकर दक्षिण हो गया था। ठीक है, तो इसके जो याद रखने के लिए जो रचनाकार हैं जिनको हम याद रख सकते हैं वो कौन कौन से हैं? कबीर, ठीक है, नानक, आलम, बस इतने ही जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल रह गया ना हमारा, अब हम आधुनिक काल पे आते हैं। आधुनिक काल में क्या था कि आधुनिक काल में आते आते ब्रजभाषा जनभाषा से काफ़ी दूर हट गई थी। अवधि तो बहुत पहले ही अलग हो चुकी थी। तो जो भाषा बची थी, जो बोली बची थी, वो कौन सी थी? खड़ी बोली। ठीक है, अब जो आधुनिक काल है, हिंदी का जो आधुनिक काल है, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है भारतेंदु पूर्व युग, फिर हमारे पास आता है भारतेंदु युग, फिर हमारे पास आता है द्विवेदी युग, और फिर हमारे पास आता है छायावाद युग। ठीक है, भारतेंदु युग कब से था? 1850 से लेके 1900 तक। द्विवेदी युग था 1900 से लेके
1920 तक, फिर छायावाद युग था 1918 से लेके 1936 तक। ठीक है, अब छायावाद युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वो कौन से हैं? महादेवी वर्मा, ठीक है, पंत, निराला, प्रेमचंद आदि। ठीक है, तो इस तरह से हमारी हिंदी का विकास हुआ। तो इस तरह से हमारी हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी, ठीक है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास चैप्टर था हिंदी का, हिंदी भाषा का, ये ख़त्म हो चुका है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते थे, मैंने सारा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत समझाई गई है, आप वो भी बता सकते हैं। कल जो हम अपना चैप्टर लेके आएंगे हिंदी का, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो होगा वर्णमाला पर। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच।